आज हम लोग सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट, फेडरलिज्म चैप्टर का सेकंड पार्ट, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या ऐसी कंडीशंस हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री के रूप में क्रिएट कर रही हैं। तो जैसा हमने पढ़ा था, वी अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस सो मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी। हम लोगों ने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, कैसे डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ को उन्होंने मैनेज किया। एक ऐसी कंट्री बेल्जियम जहाँ इसने अपने डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया और कंट्री को जो सिविल वॉर जैसी कंडीशन से बचा लिया। वहीं श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं तो वो सिविल वॉर में एंगेज हो गई। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है जहाँ डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजन और रीजन्स हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। इन सब चीज़ों को मैनेज करना लगभग कहते हैं एक इम्पॉसिबल कंडीशन है उस कंडीशन में जहाँ डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इस तरीके से क्रिएट करना जिससे कंट्री यूनाइट हो सके और एक सिंगल कंट्री के फॉर्म्स में क्रिएट हो सके। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, इंडिया हैड इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। 1947 में पार्टीशन के बाद इंडिया एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में इमर्ज हुआ। और उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया उसने कहीं ना कहीं इंडिया को एक ऐसी सिचुएशन में ले गया जिससे हमारी कंट्री एक यूनाइटेड कंट्री के फॉर्म्स में क्रिएट हो पाई। और उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में डिक्लेयर किया गया। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज वर्ल्ड फेडरेशन, यानी यूनियन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। तो हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं इसके, क्या कंडीशंस हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें इसमें, द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हमने पढ़ा भी था स्टार्टिंग में कि इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री और टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट्स जो हैं इंडिया में प्रेजेंट हैं और किस तरीके से वो वर्क करती हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। टू टायर्स की अगर हम बात करें तो इसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टू टायर सिस्टम है। इसमें एक थर्ड टायर सिस्टम ऑफ भी ऐड किया गया, लेकिन बहुत बाद में ऐड किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं पंचायत एंड म्यूनिसिपल्स। अगर हम थर्ड टायर सिस्टम की बात करते हैं तो पंचायत सिस्टम और म्यूनिसिपैलिटीज़, इसको बहुत बाद में ऐड किया गया। सो इंडिया को हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है थ्री टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स को फॉलो करती है। अच्छा, अब आते हैं डिवीज़न ऑफ पावर्स की। अगर हम पावर्स के डिविजन्स की बात करते हैं तो पावर को डिवाइड जो किया गया है उसके लिए थ्री बेसिस क्रिएट किए गए। फर्स्ट वन इज़ यूनियन लिस्ट। अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करते हैं तो इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ऐसे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है जो नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए कहते हैं, नेशनल कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज। अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं इसमें इंक्लूड की गई हैं। ऐसी कंडीशंस में पावर्स फ्रेम करने के लिए जो लॉज बनाए जाएंगे उसके लिए राइट्स जो दिए गए सेंट्रल गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड किए गए। इट हैज़ ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट्स। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं टोटल सब्जेक्ट्स जो हैं वो 97 है। एट प्रेजेंट 100 हो चुके हैं। कुछ सब्जेक्ट्स और आए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। इस तरीके से टोटल सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो 100 सब्जेक्ट्स हैं इस समय, लेकिन ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट्स हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम देख लेते हैं इसकी, देखो एक और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें मेनली जब ऐसे सब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस के होते हैं उसमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जाती है। तो वो यूनिफॉर्म पॉलिसी पूरी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो ऐसी कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। इनमें हम जो मेन जो ये कहें कि जो मेन सब्जेक्ट्स हमारे हैं वो डिफेंस है, एटॉमिक एनर्जी है, फॉरेन अफेयर्स हैं, रेलवेज़ है, बैंकिंग है, पोर्ट्स एंड टेलीग्राफ्स हैं। भाई ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए पूरी कंट्री में एक सिंगल पॉलिसी अडॉप्ट की जाए। ऐसा ना हो कि अगर हम करेंसी की ही बात कर लें या बैंकिंग की बात कर लें कि एक स्टेट्स में अलग रूल्स चल रहे हैं दूसरे स्टेट में अलग रूल्स चल रहे हैं। नहीं, पूरी कंट्री में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हो, एक सिंगल रूल्स और रेगुलेशंस को हम फॉलो करें। नाउ सेकंड अगर हम बात करते हैं, सेकंड आती है स्टेट लिस्ट। इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस। इसमें से सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाते हैं जो स्टेट्स एंड लोकल इम्पोर्टेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। इसमें पावर जो दी गई है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को दी गई है टू मेक लॉज। इट हैज़ ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट्स। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन एट प्रेजेंट 61 रह गए। 61 क्यों रह गए? रिड्यूस क्यों हुए पढ़ने के बजाय? तो इसलिए रिड्यूस हुए सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें
जो थर्ड टायर सिस्टम ऑफ फेडरेशन या पंचायती राज जो क्रिएट किया गया, म्यूनसिपलिटीज़ बनाई गई, तो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स को वहाँ पर ऐड कर दिया गया। इसमें यहाँ अगर हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं तो इसमें पुलिस, ट्रेड एंड कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशंस, ज़्यादातर वो मैटर्स या सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए ज़रूरी होते हैं। अब आते हैं हम लोग इसमें इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग। जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट की अगर हम बात करते हैं इसमें कॉन्करेंट लिस्ट, जो थर्ड है इसकी वो है कॉन्करेंट लिस्ट। इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। इसमें उन सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया जो कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू मेक लॉज। इसमें दोनों को ही पावर्स दी गई हैं कि दोनों ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को बना सकते हैं या चेंजेस कर सकते हैं। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट लॉज, सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स। अगर हम बात करते हैं कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, ऐसी कंडीशंस में मेन राइट्स जो दिए गए हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स को दिए गए हैं, उन्हीं के लॉज को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। इट हैज़ ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट्स और इन द बिगिनिंग में थे, लेकिन एट प्रेजेंट 52 सब्जेक्ट्स जो हैं इसमें इंक्लूड इसमें हैं। अगर हम बात करते हैं मेन जो, अगर हम बात करें एग्जांपल्स की बात करें तो है फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशंस, ये से कुछ एग्जांपल्स हो गए। इसके बाद में एक और ऐड किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो अगर हम इसमें अगर देखते हैं एक फोर्थ लिस्ट भी क्रिएट की गई जो आई केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उस समय ये लिस्ट आई। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज। अब ऐसी कंडीशंस में पावर किसको दी जाए, तो ये पावर हैंड ओवर कर दी गई यूनियन गवर्नमेंट को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स को पावर दी गई टू मेक लॉज। इसमें एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और ये फोर्थ काइंड ऑफ लिस्ट जो है इट इज नोन एज रेज्यूटरी सब्जेक्ट्स। इसको रेज्यूटरी सब्जेक्ट्स बोला गया, ठीक है ना ये। अच्छा, अब हम देखते हैं इसमें कुछ एक चीज़ें और देख लेते हैं। देखो, इंडिया बिकम अ यूनियन ऑफ स्टेट्स बिकॉज इट कंसिस्टेड ऑफ बोथ ब्रिटिश रूल्स एंड टेरिटरीज एज वेल एज मनी प्रिंसली स्टेट्स। देखो, हम लोग अगर कहीं यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा गया, क्योंकि अगर हम इसको देखते हैं जब ये इंडिपेंडेंट हुआ तो ब्रिटिश रूल टेरिटरीज भी थी इंडिया में, और ऐसे स्टेट्स थे, ऐसे पार्ट्स भी थे जो वहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स जो अपने प्रिंस रूल कर रहे थे। फ्रेंच एंड पोर्तुगीज रूल्ड टेरिटरीज वर गिवन द स्टेट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ऐसे पार्ट्स जो फ्रेंच और पोर्तुगीज़ के अंडर में थे उनको स्टेटस दिया गया यूनियन टेरिटरीज़ का। सम यूनिट्स वर टू स्मॉल टू बिकम इंडिपेंडेंट स्टेट्स। कुछ यूनिट्स ऐसी थी जो काफ़ी स्मॉल थी, जिनको हम कह सकते हैं कि उनको स्टेट्स के फॉर्म्स में नहीं ला सकते थे। ऐसी कंडीशंस में दे वर मेड यूनियन टेरिटरीज। States in the northeast have given a special status as they have a large tribal population with a distinct history and culture. तो नॉर्थ स्टेट्स जो थे उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया क्योंकि वहाँ लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन रह रही थी। उनका कल्चरल और हिस्टोरिकल अगर बैकग्राउंड देखें तो काफ़ी चेंजेस थे। तो ये भी रहा। एक जम्मू कश्मीर का भी हम लोग देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर को भी स्पेशल स्टेटस का प्रोविज़न दिया गया था आर्टिकल 370 के थ्रू, लेकिन वो रिसेंटली इसको हटा दिया गया। इसके थ्रू जम्मू कश्मीर को स्पेशल राइट्स दिए गए थे ना। और बाकी का हमने देख लिया इसमें कि लक्षद्वीप है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, इनको यूनियन टेरिटरीज़ माना गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे थे, ये स्टेट्स के फॉर्म को क्रिएट नहीं कर सकते थे। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास स्पेशल पावर्स हैं इनको रूल रन कराने के लिए। जुडिशरी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें of constitutional provisions and procedures in case of any disputes about the division of powers। अगर डिवीजन ऑफ पावर्स को लेकर कोई डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं तो ऐसी कंडीशंस में हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट मेक द डिसीजंस, ये डिसीजंस लेते हैं। द यूनियन ऑफ एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय levying taxes in order to carry on the government and responsibilities assigned to each of them। टैक्सेस क्रिएट करना, इन चीज़ों को लगाना इनके राइट्स में है।
ठीक है, अब एक इसका लास्ट पार्ट रह गया है, फोर्थ पार्ट, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।